जय हिंद भावी होमगार्ड साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जीके जीएस के 100 प्रश्न आने हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां। इसके पहले हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं दोस्तों, और ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में इससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स बन सकते हैं उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग पहले तो यूपी कुछ रिवीजन पार्ट को हमने रखा है, तो उत्तर प्रदेश के रिवीजन को हम लोग करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आज शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश को शुरू से हम लोग 5 से लगभग 5 मिनट का हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश से हर एक फैक्ट्स को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। 5 मिनट का रिवीजन होता चलेगा और आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी हर एक क्वेश्चन तैयार होते हुए चलेंगे। और लास्ट में हम लोग कुछ दिनों के बाद हम लोग इसका एक बेस्ट मैराथन लेंगे, जिसमें कि सभी एमसीक्यू आप शुरू में तो आप कवर करते हुए चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए। इस जो उत्तर प्रदेश को करवा रहे हैं इसको रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कराते चलेंगे। जैसे आज इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राजधानियों को जान लेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ऐसे ही करते हुए चलेंगे और फिर आपकी तैयारी मजबूत होती चली जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी के। यहाँ से उत्तर प्रदेश की स्थापना पहले कैसे हुई, फिर उसकी राजधानियों का कालक्रम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं यहीं से कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कैसे कैसे हुई। तो उत्तर प्रदेश शुरू में आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से गठन किया गया। किसके नाम से? आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से गठित हुआ। कब? 14 नवंबर 1834 को। आगरा प्रेसिडेंसी का गठन कब हुआ? 14 नवंबर 1834 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के तहत इसका गठन किया गया। और इसकी राजधानी क्या थी? आगरा प्रेसिडेंसी की राजधानी आगरा थी। और इसके प्रथम गवर्नर की बात करें तो इसके प्रथम गवर्नर थे सर चार्ल्स मेडकॉफ। सर चार्ल्स मेडकॉफ इसके प्रथम गवर्नर थे। और इसको भंग कर दिया गया। आगरा प्रेसिडेंसी का भंग कब हुआ? 1 जून 1836 को इसको भंग कर दिया गया। तो आगरा प्रेसिडेंसी को जब भंग किया गया तब फिर जाके बना, क्या बना? उत्तर पश्चिम प्रांत। यहां से ध्यान रखिएगा, शुरू में ये आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से था। क्या था? आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से था। फिर उसके बाद 1836 में आके ये उत्तर पश्चिम प्रांत बना। फिर उसके बाद 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध बना। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध बना। और 1902 में ये संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के नाम से बना। और 1937 में ये संयुक्त प्रांत के नाम से स्थापित हुआ। क्या हुआ? 1937 में संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? 2018 से ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा। इसके बाद एक चीज और पूछा गया है कि 1937 में पूछा है प्रीवियस ईयर में कि 1937 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो आपको इससे पता चलता रहेगा क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछे गए हैं, तो वो चीजें आपको क्लियर होती चलेंगी। तो ये इसकी स्थापना के बारे में आप जानेंगे, कैसे कैसे इसका नामकरण पड़ा, तो ये चीजें इतनी क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है कि इसका राज्य पुनर्गठन कब हुआ। तो राज्य पुनर्गठन 1956 में 1 नवंबर 1956 को राज्य का आधुनिक सीमाओं के साथ पुनर्गठन किया गया। और इसके विभाजन की बात करें, उत्तर प्रदेश का विभाजन, उत्तर प्रदेश को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट है इसकी राजधानियों के बारे में।
इसकी राजधानी कैसे थी? तो 1836 से 58 तक इसकी राजधानी आगरा थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा थी। उसके बाद 1858 के बाद 1921 तक प्रयागराज रही और 1921 से बाद इसकी राजधानी लखनऊ थी। क्या थी? लखनऊ, जो कि आंशिक राजधानी थी। उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी थी 1935 तक लखनऊ, और 1935 से अब तक इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लखनऊ, जो कि पूर्णतः राजधानी है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? लखनऊ है। आगे बढ़ते हैं। और इसकी विशिष्ट राजधानी, जैसे आर्थिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? तो प्रयागराज हो जाएगा। और पूछे धार्मिक राजधानी या राजनीतिक राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है? तो वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की धार्मिक और राजनीतिक राजधानी वाराणसी और प्रशासनिक राजधानी लखनऊ हो जाएगी। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? खुल्लम बताना है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या मणिपुर का है, मिजोरम का है, नागालैंड का या त्रिपुरा का? तो खुल्लम जो है मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। खुल्लम कहाँ का है? मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यह खुअंग चावी, जो खुअंग चावी उत्सव है मिजोरम का, वह उत्सव के दौरान यहाँ के मेहमानों का स्वागत करने के लिए किया जाता है। तो मेहमानों के स्वागत के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ का त्यौहार है? खुल्लम मिजोरम का त्यौहार है। इसके अलावा चेराव या फिर बांस नृत्य, चेराव या बांस नृत्य ये कहाँ का है? मिजोरम का है। चामलाम भी यहीं का है, चामलाम, चामलाम। और इसके अलावा तलंगलाम, क्या है? तलंगलाम, तलंगलाम ये कहाँ का है? खुल्लम, चेराव, चामलाम और तलंगलाम ये मिजोरम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। खुल्लम, चेराव, चामलाम और तलंगलाम ये मिजोरम की प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल मौजूद हैं? उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या क्या 15 है, 18 है, 22 है या 75 है? तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? 18 मंडल है। और नया मंडल यानी कि 18वां मंडल क्या है? तो अलीगढ़ है। क्या है? अलीगढ़, ये 18वां मंडल है। और इसकी स्थापना, ये 18वां मंडल कब बना? 2008 में ये 18वां अलीगढ़ 18वां मंडल बना। और उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या पूछें तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाएगी 75। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 75 हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मंडल में कानपुर, लखनऊ और मेरठ का नाम आता है। कानपुर, लखनऊ और मेरठ सबसे बड़े मंडलों में गिने जाते हैं, जिसमें प्रत्येक जिले में प्रत्येक मंडल में 6-6 जिले हैं। कितने? कानपुर, लखनऊ और मेरठ में 6-6 जिले हैं। इसके साथ ये सबसे बड़ा मंडल में गिना जाता है। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं कौन? क्या जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? तो सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। 1920 से 42 के दौरान इस स्वतंत्रता संग्राम का विवरण देते हैं। 1920 से 42 के स्वतंत्रता संग्राम का विवरण इसमें है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक में। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली है। कौन? आजाद हिंद फौज के संस्थापक की बात कर लें तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं। और इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया। कौन? जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा पूछी कि इनकी आत्मकथा क्या है? तो एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम ये इनकी आत्मकथा है। एन इंडियन पिलग्रिम ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है और इनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और जय हिंद का नारा दिया। नेक्स्ट है, असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है? असम में जो
संक्रांति का त्योहार है जो आने वाला है 14-15 तारीख को आता है। तो असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है? तो माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। किसके नाम से? माघ बिहू के नाम से असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। इसे भोगली बिहू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे भोगली बिहू। क्या बोलते हैं? भोगली बिहू भी बोलते हैं। और इसमें भोजन और आनंद का उत्सव है। क्या है? भोगली बिहू भोजन और आनंद का उत्सव है। असम में जो होता है साल में 3 बिहू होते हैं। कौन कौन से? रोगाली, कंगाली और माघ बिहू। रोगाली, कंगाली। असम में कौन कौन से? रोगाली और दूसरा है कंगाली और एक है ये माघ बिहू। 3 है रोंगाली, कंगाली और माघ बिहू। रोंगाली जो होता है अप्रैल महीने में। कब? अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कंगाली जो होता है अक्टूबर में और माघ जो होता है माघ बिहू जो जिसको भोगली बिहू बोलते हैं, ये जनवरी में मनाया जाता है। कब? जनवरी में। तो रोगाली, कंगाली और भोगली बिहू या फिर माघ बिहू, इतना चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं लगती है? म्यांमार की सीमा, म्यांमार जो होता है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक है अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नागालैंड। किसके बाद? नागालैंड के साथ। मणिपुर के साथ ये सीमा बनाता है और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम ऊपर की तरफ पड़ता है तो ये सिक्किम राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है। म्यांमार की राजधानी पूछे तो म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नापिता। म्यांमार को क्या बोलते हैं? स्वर्ण पैगोडा का देश भी बोला जाता है। म्यांमार को क्या बोलते हैं? स्वर्ण पैगोडा का देश भी बोला जाता है। और म्यांमार की मुद्रा, आप बताइए म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की राजधानी तो नापिता हो जाएगी और म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी? क्यात हो जाएगी। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। इसको याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी नापिता और यहाँ की मुद्रा क्यात। और स्वर्ण पैगोडा का देश क्या होगा? तो म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी बोला जाता है। और ये सिक्किम राज्य से सीमा नहीं बनाता। किससे सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ म्यांमार सीमा बनाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग, CAPT कहाँ स्थित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तो ये पड़ जाएगा हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। और केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? तो भोपाल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का प्रथम कंप्यूटर वायरस है? दुनिया का प्रथम कंप्यूटर वायरस की बात करें तो क्रीपर हो जाएगा। क्या है? क्रीपर है। दुनिया का प्रथम कंप्यूटर वायरस क्रीपर है। इसे 1971 में बनाया गया था। कब? 1971 में बनाया गया था। और ये स्क्रीन पर लिखता था आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ये क्या है? दुनिया का प्रथम क्या है? प्रथम कंप्यूटर वायरस है क्रीपर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान महासचिव कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है इसके वर्तमान महासचिव पूछा है। वर्तमान महासचिव कौन है? क्या न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम है, या श्री भरत लाल है, या श्री अरुण कुमार मिश्रा है, या फिर श्री देवेंद्र कुमार सिंह है? तो NHRC के वर्तमान महासचिव हैं श्री भरत लाल। कौन है? श्री भरत लाल हो जाएंगे। महासचिव कौन है? श्री भरत लाल। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछिए, स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके वर्तमान महासचिव श्री भरत लाल है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका गठन करता है, या संघ लोक सेवा आयोग, या उत्तर प्रदेश सरकार, या भारत के राष्ट्रपति? तो ये किसके द्वारा, जो जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जाती है। जो डीएम होता है, डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसका चयन तो यूपीएससी द्वारा होता है, लेकिन नियुक्ति और कैडर आवंटन जो होता है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? अधातु है, ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल है, जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। क्या पारा है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, या फास्फोरस है? तो अधातु पूछा है, अगर धातु पूछता तो मरकरी होता। धातु जो तापमान पर, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो मरकरी हो जाएगा, लेकिन अधातु पूछा है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, वो है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन है। धातु जो कमरे के तापमान पर, तो ये है धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, ये है अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ऑप्शन अपना बी सही जाएगा, ब्रोमीन, ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? बताना है कि इसमें से सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी, क्या उत्तर प्रदेश जोनल आवंटन और भूमि राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, उत्तर प्रदेश जिला प्राधिकरण और भूमि पंजीकरण अधिनियम, तो उत्तर प्रदेश जमींदारी, तो ये है अपना उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका पूर्ण रूप है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। ये कब का है? 1950 वाला, 1950 का। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, ये प्रभावी हुआ था जुलाई 1952 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पूछे तो जमींदारी प्रथा को खत्म करना और किसानों को मालिकाना हक देना। इसका उद्देश्य था कि जमींदारी प्रथा को खत्म करना और किसानों को उनका मालिकाना हक देना था। यूपीजेडए और एलआर अधिनियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में ध्यान दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में? पत्रकारिता, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। और उसकी स्थापना की बात करें, CIRCOT की स्थापना 1924 में हुई थी। कब? 1924 में हुई थी। इसके अलावा CICR तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, ये कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है। CICR ये कहाँ पे है? तो ये है नागपुर में, यानी कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान पूछे तो कानपुर में हो जाएगा। और कपास औद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान ये मुंबई में है। दो चीजें कपास से, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। CIRCOT ये मुंबई में है और CICR ये नागपुर में है। नेक्स्ट है, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? चीन की मुद्रा पूछा है कि चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी हो जाएगा। और येन पूछे, येन कहाँ की मुद्रा है? तो ये जापान की मुद्रा का नाम है येन। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। और इसके अलावा पूछे
कि रिंगिट मुद्रा कहाँ की है। रिंगिट ये मलेशिया की मुद्रा है। कहाँ की है? मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगिट। और वोन जो होता है ये दक्षिण कोरिया की मुद्रा। कहाँ का है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम है ये ओन। वोन कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। रिनमिंबी जो होता है चाइना की है। रिंगिट मलेशिया की है। और येन जापान की मुद्रा, येन जापान की मुद्रा है। और नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? भारत के उत्तराखंड राज्य में इनमें से कौन सा स्थित है? तो नंदा देवी इनमें से भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन है? भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसके अलावा बात करें कंचनजंगा, ये कहाँ पे है? तो कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और केटू की बात करें पीओके लद्दाख क्षेत्र में आता है। और ये जो है अनाईमुड़ी जो होती है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये केरल राज्य, कहाँ की है? केरल राज्य की है। अनाईमुड़ी केरल राज्य की है। केटू पीओके लद्दाख में आता है। और नंदा देवी उत्तराखंड की, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में पाई जाती है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट है, कौन सा जीवाणु गोलाकार या अंडाकार होता है? गोलाकार या अंडाकार कौन सा होता है? तो गोलाकार या अंडाकार कोकस होता है। कोकस जो होता है, कोकस जीवाणु ये गोलाकार या अंडाकार होता है। बैसिलस कोकस होता है। कोकस ये अंडाकार या गोलाकार होता है। और एक होता है बैसिलस, ये होता है कोकस, ये होता है बैसिलस। बैसिलस जो होता है, बैसिलस रॉड के शेप का होता है। ये दंडाकार होता है, रॉड शेप में होता है, छड़ के नुमा होता है। और स्पाइरलम जो होता है, स्पाइरलम जो होता है सांप के आकार का होता है। कैसा होता है? सांप के आकार का होता है। और विब्रियो जो होता है कॉमा के जैसा होता है। कॉमा के जैसा होता है। इसका आकार विब्रियो कॉमा के जैसा होता है। स्पाइरलम सांप के जैसा होता है। कोकस COO ध्यान रखिएगा, कोकस जो होता है अंडाकार होता है। बैसिलस ये रॉड शेप में होता है। बैसिलस कैसा होता है? रॉड शेप का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है ये पहले मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 में, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था। तो ये कौन से में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 300A में। अब कब में आता है? अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद पूछा है व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 300A, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाला क्षेत्र बोलते हैं। इसमें कृषि, खनन, मत्स्य पालन आ जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट जिसको 1 TB बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान करा देते हैं। जैसे एक होता है बाइट्स होता है BYTES, बाइट्स होता है। फिर होता है किलोबाइट्स, क्या होता है? किलोबाइट्स, इसको हम लिख देते हैं किलोबाइट्स। फिर होता है मेगाबाइट्स जिसको हम लोग MB बोलते हैं। फिर होता है गीगाबाइट्स। और होता है टेराबाइट्स। फिर होता है पेटाबाइट्स। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें कि एक जो होता है 1 KB, यहां से 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB और 1 PB। तो बस एक चीज याद रखिएगा, 1024, ये शब्द याद रखिएगा, 1024, इस अंक को ध्यान रखिएगा, 1024। तो बाइट्स सबसे छोटा होता है, यहां से ध्यान रखिए। बाइट्स, फिर KB बाइट्स, फिर किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट्स। तो 1024
1024 बाइट्स मिल करके 1024 बाइट्स मिल करके 1 किलो बाइट्स यानी कि 1 केबी के बराबर होते हैं। 1024 बाइट्स जो होता है 1 केबी के बराबर होता है। फिर 1024 केबी मिलेगा। 1024 जो केबी होगा वो 1 एमबी के बराबर होता है। ऐसे ही आप करते चले जाएंगे। जो 1024 एमबी होता है वो 1 जीबी के बराबर होता है। फिर 1 जीबी जो 1024 और 1024 जो जीबी को मिलाएंगे तो 1 टीबी बनेगा, और 1024 टीबी को मिलाएंगे तो 1 पीबी यानी कि 1 पेटाबाइट बनेगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये किससे छोटा है? जो पूछा है टीबी से छोटा क्या है? जीबी है। टीबी से छोटा क्या है? जीबी है। तो 1024 जीबी के बराबर, गीगाबाइट के बराबर हो जाएगा। टीबी से छोटा क्या? छोटे की तरफ चल जाएंगे तो उसी से मिल के बना होता है ये। तो 1024 गीगाबाइट के बराबर होगा। 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होगा। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये वाराणसी में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और इसकी वर्तमान स्वरूप की स्थापना रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में बनवाया था। किसने? ये 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बनारस में क्या क्या है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में क्या है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। इसके अलावा DLW, जिसका वर्तमान नाम BLW बनारस रेल इंजन कारखाना हो गया है, तो BLW भी यही बनारस में है। और इसके अलावा बात करें तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये भी बनारस के चौका घाट में है। इसके अलावा सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ जो कि बनारस में है। और BHU यहीं पे है, जिसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मौलवी के द्वारा की गई थी, और इसमें एनी बेसेंट ने भी सहायता की थी। तो BHU भी कहाँ पे है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है और उसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है। तो 1916 में BHU की स्थापना हुई थी, ये भी बनारस में है। इसके अलावा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पे है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये भी बनारस में है। और सारनाथ बौद्ध धर्म केंद्र, ये बनारस में। धर्मचक्र प्रवर्तन, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन्होंने पहला उपदेश दिया था। धमेख स्तूप यहीं पे है। और राष्ट्रीय प्रतीक जो सिंह अशोक स्तंभ है, ये भी कहाँ पे है? ये सभी वाराणसी में है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। इससे उम्मीद है सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये रहे टोटल प्रश्न दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।